इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया। ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की ओर तय राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में देखियो आज हम जो है ना कई तरह की जो है ना चर्चा कर रहे हैं और वही इसके साथ साथ भाइयों को जानकारी भी देंगे कि प्राकृतिक खेती क्या है। और इस विषय पे हमने बातचीत करी है डॉक्टर विनोद कुमार जी से, जो उपमंडल अधिकारी कृषि विभाग क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो भाइयों, सबसे पहले तो सुनेंगे ये बातचीत और उसके बाद भाई आगे करेंगे चर्चा। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार जी से, जो उपमंडल अधिकारी कृषि विभाग कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, हम जो है ना जानना चाहेंगे कि आजकल देखते हैं कि ज्यादातर जो है ना किसान भाई जो है खेती में यानी कई बार देखते हैं कि रासायनिक खाद का उपयोग ज्यादा करते हैं या उसके साथ साथ जो कीटनाशक है उनका उपयोग ज्यादा करते हैं।
लेकिन आप हमें ये जानकारी दें कि जो प्राकृतिक खेती है, अगर किसान भाई इसको अपनाए तो कितने फायदे होंगे, और ये भी बताएं साथ साथ में कि प्राकृतिक खेती है क्या। धन्यवाद कृष्ण जी। और क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा अब ये एक मुहिम शुरू कर दी है कि किसानों को प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी दी जाए और उनको उसके विषय में प्रेरित किया जाए जी। आज हम देखते हैं कि हमारा, अगर मैं बात करूं भूमि के स्वास्थ्य की, अगर मैं बात करूं हमारे जल की क्वालिटी की, और या अगर बात करूं हमारी एयर क्वालिटी की, कि हम तीनों चीज़ें जो इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज मैं ये देखने में आया है कि तीनों चीज़ों की जो एक दशा है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुकी है जी। तो सरकार द्वारा इन चीज़ों को देखते हुए जब मानव के स्वास्थ्य के ऊपर आघात होना आरंभ हो चुका है, तो ये निर्णय लिया गया है कि जो एक जहर मुक्त खेती हम जिसको बोल सकते हैं, जिसमें रसायन मुक्त खेती जिसको हम बोल सकते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए। और सरकार द्वारा इस और मुहिम चला दी गई है माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आचार्य महामहिम राज्यपाल डॉक्टर देवव्रत जी के नेतृत्व में इस मुहिम को देश भर में शुरू कर दिया गया है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, तो इस मुहिम को लेकर विभाग द्वारा अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, और उस कार्रवाई के तहत सबसे पहले कृषि विभाग द्वारा ये निर्णय लिया गया कि उसके जो जितना भी स्टाफ फील्ड में काम करता है, जितने भी अधिकारी कर्मचारी फील्ड में काम करते हैं, उनको प्राकृतिक खेती के बारे में ट्रेनिंग दी जाए, साथ साथ किसानों को भी ट्रेनिंग दी जाए। और आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि कृषि विभाग का एक जो नया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गुरुकुल में स्थापित किया गया है, उस गुरुकुल के नेचुरल फार्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा लगभग 450 कृषि वैज्ञानिकों को, लगभग 6000 किसानों को, लगभग हमारे 1000 कृषि अधिकारियों को अब तक प्राकृतिक खेती के विषय में ट्रेन किया जा चुका है जी। जैसे आपने पूछा कि प्राकृतिक खेती है क्या जी, अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ तो प्राकृतिक खेती वो खेती है जिसको हम रसायन मुक्त खेती भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम रसायनों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। हम इस पद्धति के अंदर सिर्फ उन्हीं आदानों का इस्तेमाल करते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं जी। तो सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को लाभ भी दिया जा रहा है, और अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान अपने आप को प्राकृतिक खेती करने हेतु पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर कराएगा, सरकार उसको वित्तीय सहायता देने का भी प्रयास कर रही है जी। तो देखिए डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि वित्तीय सहायता, और किसानों को इस, और जो ये किसान भाई हैं इस स्कीम को वो कैसे आगे बढ़ाएं, और उनको सरकार द्वारा क्या सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है, इस बारे में जानकारी भी दें। हरियाणा सरकार द्वारा एक पोर्टल की स्थापना की जा चुकी है। किसान भाई जो है उस पोर्टल पे अपना नाम पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ साथ जो किसान पंजीकरण करवाएगा उस किसान के लिए, क्योंकि इस पद्धति के अंदर 2 महत्वपूर्ण आदानों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम गाय के मूत्र और गोबर से जीवामृत का निर्माण करते हैं जी, बिल्कुल। साथ साथ हम घन जीवामृत का निर्माण करते हैं। तो किसान भाइयों को उस निर्माण हेतु कुछ वित्तीय सहायता दी जा रही है, क्योंकि जो जीवामृत का जिसमें निर्माण किया जाता है उसमें ड्रम की आवश्यकता होती है जी, बिल्कुल। तो विभाग द्वारा निर्णय लिया गया कि जो किसान इस प्रकार की पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, उसके लिए हम ड्रम की जो कॉस्ट आएगी वो हम सरकार द्वारा दिया जाएगा। साथ साथ इस पद्धति में जो सबसे मुख्य आधार है वो हमारी देसी गाय है। देसी गाय में चाहे आपके पास साहिवाल नस्ल की गाय हो सकती है, चाहे आपके पास गिर नस्ल की गाय हो सकती है, कॉन्करेज हो सकती है, थार पारकर हो सकती है, रानी देसी गाय हो सकती है, राठी हो सकती है, रेड सिंधी हो सकती है। इन गायों की खरीद के हेतु जी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो किसान भाई इन गायों को खरीदेगा तो उसके ऊपर 25,000 रुपये प्रति गाय के ऊपर किसानों को सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। तो क्योंकि गाय के गोबर का ही इसके अंदर इस्तेमाल होता है, गाय के मूत्र का ही इसमें इस्तेमाल होता है, और उसी के इस्तेमाल से हम जीवामृत का निर्माण करते हैं। वो एक अलग से पद्धति है, उसका एक अलग प्रोसीजर है, वो हम सभी किसान भाइयों को उस ट्रेनिंग के दौरान यहाँ दिया जाता है। साथ साथ जो किसान भाई यहाँ ट्रेनिंग पे आते हैं या जो अधिकारी ट्रेनिंग पे आते हैं, हम प्रयास करते हैं उसको टेक्निकल तरीके से, उसको वर्कशॉप के तरीके से, गौशाला के तरीके से, फार्म विजिट्स के तरीके से, कुछ जो हमारे किसानों की सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो किसान ऑलरेडी कर रहे हैं, उनकी मूवीज़ दिखा के, सक्सेस स्टोरीज दिखा के किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। और कोई जानकारी डॉक्टर साहब प्राकृतिक खेती से संबंधित देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि आज का अगर देखा जाए, अब क्योंकि कृषि क्षेत्र बहुत विशाल क्षेत्र है और इसमें हमेशा संभावनाओं की तलाश की जाती रही है। जब हमारे देश के अंदर भुखमरी का एक दौर था तो उस समय हमारे किसान भाइयों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने, कृषि अधिकारियों ने बहुत जी तोड़ मेहनत की और हम कम से कम अपने खाद्यान्नों के लिए हम स्वावलंबी हो गए थे। लेकिन स्वावलंबन के साथ साथ जब 1990 का दशक आया तो हम सब ने महसूस किया कि स्वावलंबी तो हुए,
लेकिन हम कुछ ना कुछ खो भी रहे हैं। और जब लोग 2000 के दशक के आसपास हम जब पहुँचे तो ये देखने में पाया कि हर घर में कैंसर, हर घर के अंदर डायबिटीज़, हर घर के अंदर हार्ट पेशेंट होने आरंभ हो चुके थे। तो आज मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको करो, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कृषि अधिकारी के नाते या कृषि वैज्ञानिक के नाते, क्योंकि आज के समय की ये बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। अगर यही हमारे पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का इस्तेमाल जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे मानव स्वास्थ्य के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मैं तो सभी किसान भाइयों से इस मंच के माध्यम से आह्वान करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती की ओर जुड़ें। तो डॉक्टर साहब जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, या जो भी किसान भाई इस पद्धति का ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेती के अंदर प्रयोग करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखो उन्नत जो है ना खेती उसकी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण जी। और भाइयों, ये तो सुनिए आपने बातचीत, और अब जो है ना भाई देखो थोड़ा सा एक प्रश्न पूछ लें हम आपसे, क्योंकि ये तो हमारी रोज की दैनिक क्रिया है। और आज का हमारा जो कृषि प्रश्न रहेगा वो रहेगा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है। किसान भाई एक बार फिर सुने प्रश्न को, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, इसका जवाब आपने देना है। और हमारा जो फ़ोन नंबर रहेगा भाई वो रहेगा 94 660 21 336। इस फ़ोन नंबर पर भाई आप अपना मैसेज के जरिए हमारे तक अपना जवाब भेज सको हो। और अब जो है ना आपके साथ साझा कर रहे हैं जानकारी कि भाई राष्ट्रीय कृषि विकास जो मिशन है, योजना है, वो क्या है। भाई देखो, जो देश के किसान हैं और भाई इनके जो कृषि क्षेत्र है, इससे संबंधित जो है ना बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई थी। और इस योजना के अंतर्गत भाई देश के जो किसान हैं उनमें कृषि और जो उससे संबंधित क्षेत्र हैं उनमें एक तो विकास लाना है, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा भी भाई अतिरिक्त सहायता प्रदान करनी है। और कृषि, जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और भाई जो प्रौद्योगिकी है इसको ध्यान में रखकर जो विकास कार्य है उनको आगे बढ़ाना है। और इस क्षेत्र में भाई 4% तक जो है ना वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो सकेगी। तो भाई देखो, यदि हम सफलता मानेंगे और देश के किसानों को भाई वर्ष 2023 में जो पारंपरिक खेती है इसकी जगह भाई उत्तम फल की खेती करने खातर सरकार द्वारा भाई किसानों को 25 से लेकर 50% तक भाई अनुदान प्राप्त कर सके हैं वो किसान भाई जो खेती करेंगे ऐसी उत्तम फल वाली। और किसान भाई ऑनलाइन आवेदन करना होगा उनको। और इसका उद्देश्य भी एक ही है कि भाई जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, सारे जाना है, क्योंकि अधिकतर जो है ना हमारे जो देश है जो खेती के ऊपर निर्भर करा है। और इसलिए भाई यहाँ खेती को बढ़ावा जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर भाई ज़्यादा से ज़्यादा खेती करेंगे, यदि हमारे जो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है भाई देखो उसका तो पेट तो पालना ही है। तो इस करके भाई किसानों की जो कम आय होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जाने लग रही है। तो जिस तरह किसानों की खेती के प्रति भाई रुचि कम हो रही है, तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरंभ किया गया है। और राष्ट्रीय कृषि और विकास योजना के अंतर्गत भाई जो आने वाले मुख्य जो क्षेत्र है हमारे उसमें है क्या, जैसे खाद्य फसल है उसमें जिक्र कर रहे हैं गेहूं का, धान, मोटे अनाज, छोटे कदनन, दलहन और तिलहन, या भाई राज्य के जो बीज फार्म है उनको सहायता देना है। कीट प्रबंधन है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और भाई जो हमारी मिट्टी है उसके स्वास्थ्य की जांच करना है, उसको ध्यान रखना उसके स्वास्थ्य का। कृषि यंत्रीकरण योजना है, बागवानी उत्पादकों को भाई बढ़ावा देना है और विस्तार से उनको भी भाई बढ़ा रहा है। पशुपालन योजना, ये सारी इस डाल की जो कई डाल की जो योजनाएं चला रखे सरकार ने। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भाई ऑनलाइन आवेदन करने खातर आपको जो है ना आपके जिले के जो कृषि विभाग में जाना होगा और बाकी सारी जानकारी आपको वहीं से प्राप्त होगी। क्योंकि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भाई जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, खास करके एक तो आधार कार्ड रखना, अपने आय का प्रमाण पत्र लेकर जाना है, स्थायी प्रमाण पत्र लेकर जाना है, और भाई आयु का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज की फोटो, इस ढाल के जो कागज है भाई जरूरी वो आपने वहाँ पर लेके जाना पड़ेंगे। तो भाई देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का यही मुख्य उद्देश्य रहा है। और भाई अब जो है ना मौसम की थोड़ी ही जानकारी देते हैं भाइयों को। आज का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और भाई देखो बारिश का जो है ना आसार बन रहा है, तो कहीं कहीं भाई जो है ना बादलवाही भी रहेगी और इसके साथ साथ भाई देखो बारिश भी पड़ सके, कड़ी छिंटा छांटे थोड़ी बहुत। और कल जो हमारा कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी में, उसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर।
और आज की नसीहत में हम बात करेंगे केंचुआ खाद बनाने की विधि पर और भाई प्राकृतिक जैविक खाद जीवामृत किस तरह बनाना है। इन सारी बातें की जानकारी जो है ना हम कल साझा करेंगे आपके साथ। और भाई ईब जो है ना करा दें भाइयों का मनोरंजन। तो पहला सुनेंगे लोकगीत और भाई बाकी चर्चा इसके बाद। अरे मेरे मन में बस गया भोला, मैं शिव शिव रटती माला। मेरे 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 मन में बस गया भोला, मैं शिव शिव रटती माला। गुरु नारद ने मैं पढ़ाई, गुरु जी नारद ने मैं पढ़ाई। बण में कर के तपस्या आई, बण में कर के तपस्या आई। अरे वो तेरा जी हो गया भोला, मैं शिव शिव रटती माला। अरे वो तेरा जी हो गया भोला, मैं शिव शिव रटती माला। अरे वो मेरा भोला मैं भोली, अरे वो मेरा भोला मैं तो जन्म जन्म संग होली, मैं ते जन्म जन्म संग होली। अरे मारा तीन लोक में रोला, मैं शिव शिव रटती माला। अरे मारा तीन लोक में रोला, मैं शिव शिव रटती माला। मैं तब भोले के रंग रंगेरी दूंगी घोट घोट के भंगेरी। अरे वो ते खावे भुग का गोला, मैं शिव शिव रटती। अरे वो ते खावे भंग का गोला, मैं शिव शिव रटती माँ। अरे मेरे मन में बस गया भोला, मैं शिव शिव रटती माला। हरी मेरे मन में बसी फकीरी, तज दिए तेरे ताज अमीरी। हरी मत पैरूं भगवा चोला, मैं शिव शिव रटती माला। हरी मत पैरूं भगवा चोला, मैं शिव शिव रटती माला। ब्याहवण आवे उसने बैल ना दिया ल्यावे, और मेरा घोड़ा ले जा डोला, मैं शिव शिव रटती माँ। अरे मेरा घोड़ा ले जा डोला, मैं शिव शिव रटती माँ। करूं
भजन बंदगी सेवा, भोला पार करेगा खेवा। राणा भोला और फल मोला, मैं शिव शिव रटती मार। राणा भोला हर फल मोला, मैं शिव शिव रटती माला। और भैया ने ये तो सुने लोकगीत भोले पे। और भाई हमने जो प्रश्न पूछा था कि भाई इस भारत में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जा है, भाई देखो सही जवाब तो आया है, पर उसने अपना नाम पता नहीं बिल्कुल भी बताया है, उसने फ़ोन नंबर लिखा है। लेकिन भाई इन्होंने सही जवाब दिया है कि जो धान है या फिर भाई चावल की जो फसल है भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जा है। और भाई जिस भाई ने ये सही जवाब भेजा है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है ना हम जिक्र कर रहे हैं भाई अगले नई फसल नई मंग में बात का, वो है भाई तिलहनी फसल, तिल की काश्त पे। और तिल की उन्नत खेती देखो आप सारे जाना है कि तिल का जो तेल है ना सबसे बढ़िया खाने में यो माना गया है। और भाई इसके तेल में लिनोलिक, मिथोयोनिन और भाई ट्रिप्टोफेन, अमीनो अम्लों आदि जो है ना खनिज पदार्थ या भाई विटामिन की प्रचुरता इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा है। और भाई तिल के तेल को इसके जो उत्कृष्ट पोषक या औषधीय या फिर भाई प्रसाधनक और या फिर खाद्य वाले जो गुण है इसके कारण जो है ना इन्हें तेल की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि सारे तेल में बढ़िया तेल है भाई तिल का तेल, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो तिल के तेल में भाई जीवाणु, फफूंद या विषाणु रोधी गुण भी हुआ है। तो इसमें भाई उपस्थित जिस तरह के सरल कैल्शियम है इसके कारण जो है ना यो रक्त पोषण करा है। और हरियाणा की बात करें तो भाई तिल जो है ना खरीफ की एक मुख्य फसल है और इसकी काश्त लगभग भाई 6 से लेकर 8,000 हेक्टेयर भूमि पर करी जा है। और इसकी उन्नत किस्म की बात करें तो हरियाणा तिल नंबर 1 सफेद तिल की यह किस्म भाई वर्ष 1978 में हरियाणा के जो क्षेत्र हैं उनके लिए तैयार करी गई। और इस किस्म में भाई 35 से लेकर 40 दिन में फूल आने शुरू हो जाए हैं और फसल 80 से 85 दिन में पक्का तैयार हो जाए है। और किस्म है इसकी फाइलोडी या अन्य बीमारियों के प्रति भाई रोगरोधी है। इसकी औसत पैदावार 7 से लेकर 7.5 मण प्रति हेक्टेयर भाई इसकी पैदावार ये निकल जाए। और इसी तरह हम भाई दूसरी बात करें तो इसकी जो अगली इसकी किस्म है वो है RT 346। बड़े और सफेद चमकीले बीज, सूखे सहन करने की इसमें ताकत है भाई। किस्म भी जो है ना राष्ट्रीय स्तर जोन 1 के लिए बहुत अधिसूचित करी गई है। यो किस्म भी भाई 80 से लेकर 85 दिन में पक्का तैयार हो जाए। और इसमें फाइलोडी, मैक्रोफोमिना, तना या जड़ गलन, धब्बों का रोग या भाई फली छेदक कीट के प्रति सहनशील है। और इसकी औसत पैदावार भाई 7 से लेकर 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और इसके बीज में जो है ना तेल की मात्रा लगभग 50% तक हुआ है। और भाई T78 यो भी सफेद रंग की किस्म 90 दिन में पक्का तैयार हो जाए और 8-10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है भाई। और इसी तरह अगर हम इसके भूमि और चयन या भाई खेती का जिक्र खेत की तैयारी के बारे में जिक्र करें तो तेल जो है ना जिस तरह तिल की जो फसल है सारी प्रकार की भूमि में यो उग सका है। परंतु यो देखने में आया है कि यो खास कर जो मिट्टी है हमारी दोमट रेतली मिट्टी उसमें अच्छी तरह यो पैदावार दे सका है। और खेत को भाई मिट्टी पलटने वाले हड़ता है अच्छी तरह चला करके समतल बना ले और खेत में पानी ना खड़े रहने दें, नहीं तो भाई कई क्रम भाई अगर पानी खड़ा रह गया तो वो जो पौधे हैं हमारे उसमें मरने की आशंका उनके ज़्यादा रहेगी। और बिजाई का समय देखो चल रहा है। तिल की बिजाई मानसून आने पर या भाई जड़ा सिंचाई की अवस्था है उसमें भाई जुलाई के प्रथम पखवाड़े में इसको कर देनी चाहिए। बीज की मात्रा और भाई बीज उपचार आपने करना है। लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम आपने प्रति एकड़ इसको रखना है। बीज की मात्रा बिजाई से पहले उसको 3 ग्राम कैप्टोन या भाई थायराम से प्रति किलोग्राम की दर से भाई उसको उपचारित जरूर कर लें। बिजाई का तरीका अगर बात करें तो भाई बिजाई जो है ना कतारों में करें। कतार से कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर या भाई पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है। और खाद की मात्रा भाई लगभग 10 टन गोबर की अच्छी तरह से गली सड़ी खाद डालने से जो है ना अधिक पैदावार मिलेगी। और सिंचाई की बात करें तो भाई अगर समय पर बारिश हो जाए तो भाई यो फसल जो है ना ब्राणी क्षेत्र में अच्छी पैदावार दे सका है। और खरपतवार भी इसका भी ध्यान रखना अपना है। और भाई तिल की फसल में बुआई के 30 दिन पर निराई गुड़ाई करके उसके खरपतवार निकाल दे रहना चाहिए। और खेत में जो है ना पौधों की संख्या भाई अधिक है तो जो जरूरी नहीं है ज़्यादा पौधे रखना, जितनी जरूरत है उसके अनुसार भाई अपना खेत में पौधे रखने हैं। और कई बार ये देखा है कि भाई इसमें एक बीमारी आ जाए जिस तरह
तना और जड़ गलन का रोग। इस रोग तक जो पौधे जिनमें यो आ गया जिसमें उसकी जड़ या तना भूरे रंग के हो जाए, रोगग्रस्त पौधे भाई जल्दी पक जाएं और बीज कच्चे रह जाए। इसकी रोकथाम खातर भाई बिजाई से पहले बीज को 1 ग्राम कार्बेंडाजाइम या 2 ग्राम थायरम या फिर 3 ग्राम कैप्टोन के प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना जरूरी है। ये तो चर्चा करी हमने कि भाई जो तिल की जो फसल है वो आपने किस तरह लेनी है। और भाई किसान कॉल सेंटर का जानकारी हर रोज दे हैं। तो भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551 यानी कि भाई 1551। और एक सूचना और दे दें भाइयों को, वो है भाई पीएम कुसुम योजना। जिला के सभी किसानों को भाई सूचित कराया जाए कि नवीन और नवीकरणीय जो ऊर्जा विभाग है हरियाणा हरेडा द्वारा वर्ष 2023-24 में पीएम कुसुम योजना के माध्यम से भाई किसानों के लिए 3 HP से 10 HP के सोलर पंप 75% अनुदान पर प्रदान करे जाने हैं। इसके लिए इच्छुक किसान कृपया भाई saralharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सके हैं। इस योजना के लिए भाई 28/6/2023 तक लेकर 12/7/2023 तक खुले हैं। इच्छुक किसानों के लिए भाई इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन भाई कर सके हैं। सूचना तो यही थी भाई। और एक बात और बता दें कि आज जो है ना 6 जुलाई है और 6 जुलाई हो भाई विश्व प्राणी रुजा दिवस। यो हर साल भाई 6 जुलाई को मनाया जाए है। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो पशुजन्य जो रोग है उनको सरल समस्या के प्रति विश्व भर में जागरूकता फैलाना है। और भाई क्योंकि 6 जुलाई 1885 ईस्वी को लुईस पास्चर नामक एक वैज्ञानिक जिन्होंने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है भाई ने पहली बार एक जूनोटिक जो है बीमारी के विरुद्ध जोसेफ मेस्टर नाम के 14 वर्षीय बच्चे का टिक्के का सफलतापूर्वक भाई प्रयोग कराया कि जान बचाई थी, जिसे भाई एक पागल कुत्ते ने बुरी तरह से घायल कर दिया था। यह दिवस मानकर हम जो है ना उस दिन को भी याद कर रहे हैं। और भाई इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो भाई एक जानकारी और साझा कर लें भाई साथ जो है IOM 2023 बाजरे के पोषक तत्वों का भाई स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक रहा है। तो भाई देखिए बाजरे का जिक्र तो ये है कि भाई बाजरे में काफ़ी सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो है ना मोटा अनाज भाई भोजन में इसमें खनिज फाइबर एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं भाई। इनका जो है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हुआ है, इसलिए भाई ये उच्च रक्त शर्करा वाले जो रोग हैं यानी कि जिनको भाई शुगर कह देकर हो रही है उनके लिए बहुत अच्छा है यो। और ये ग्लूटेन रहित भी हुआ है। और ये लोह तत्व की कमी वाले जो आहार में लोहे के अच्छे स्रोत हैं। मोटे जो है ना पिज़्ज़े के रूप में भाई मोटा विभिन्न प्रकार के फाइबर के स्रोत है। इसमें फाइबर युक्त रेशा युक्त कह दें जिसना भोजन पाचन ठीक रखने की इसमें पूरी ताकत है। और खून में जो जिस तरह जो शर्करा है या वसा की मात्रा भाई संतुलित बनाकर रखा है। तो भाई देखो मोटे अनाज का प्रयोग जो है ना हमने अपने भोजन में जरूर से जरूर करना चाहिए। और भाई इसी के साथ ही कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर संपन्न होता है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।